नमस्कार दोस्तों, हमारा सुप्रीम कोर्ट का सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितना है? 34 है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप ही के हिसाब से केवल 29 जजेस है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, तो बाकी जजेस को अपॉइंट करना है। सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक कोलिजियम बैठता है। कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं। अगर हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। प्रेजेंटली हमारा चीफ जस्टिस है जस्टिस उदय उमेश ललित साहब। आप सबको शायद पता होगा नवंबर 8 को इनका रिटायरमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का एक 1 मंथ रूल है, वो ये कहता है रिटायरमेंट से 1 महीने पहले तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग। तो अभी हुआ क्या ना दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास टाइम नहीं बचा है एक कोलिजियम मीटिंग बुलाने के। तो इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा कोलिजियम के बाकी मेंबर्स को कि हम 4 जजेस को एलिवेट करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट जजेस। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस डिसीजन के अगेंस्ट कोलिजियम के 2 जजेस अपोज किया। उन्होंने बोला इस तरह नहीं हो सकता, आपको कोलिजियम मीटिंग बुलाना पड़ेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से जजेस को आज सुप्रीम कोर्ट जजेस एलिवेट करेंगे। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगेन एक नोट लिखा बाकी कोलिजियम मेंबर्स को कि आप अपना डिसीजन को रिकंसिडर कीजिए, हम बिना कोलिजियम मीटिंग का ही सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिकमेंड करेंगे। पर अभी ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो जजेस है वो मान नहीं रहे हैं, बिना कोलिजियम मीटिंग का सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते। वैसे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में मेंबर्स कौन कौन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस उदय उमेश ललित साहब है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर एंड जस्टिस के.एम. जोसेफ। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किनके नाम रिकमेंड किया है? वन इज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रविशंकर झा, पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस पी.वी. संजय कुमार एंड सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन। नाउ सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? नंबर 1, ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, कम से कम 5 साल के लिए ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। तो मतलब कम से कम 5 साल के लिए एक हाई कोर्ट जज रहना चाहिए, और एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। नहीं तो कोई भी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट उनका प्रैक्टिस होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए। और he or she must be in the opinion of the president a distinguished jurist। तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तभी उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। प्रोविजंस एक्सिस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए ऐसे भी प्रोविजंस है, कोई भी एक हाई कोर्ट जज को या फिर रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एज एन एड हॉक जज अपॉइंट करने के लिए। एड हॉक जज मतलब वो परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं रहेगा, इंटरिम पीरियड के लिए एज ए सुप्रीम कोर्ट जज उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। ये सारे क्राइटेरिया देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम डिसाइड करते हैं किनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए एज द सुप्रीम कोर्ट जज। नाउ एक बात समझना है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जजेस को अपॉइंट नहीं करते, वो नाम रेकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एक बार वो नाम वापस भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए, पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम दोबारा एक बार वही नाम को रेकमेंड करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बेसिकली द रिकमेंडेशंस ऑफ द कोलिजियम आर बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कोई रोल नहीं है सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट में, वो एक ही काम करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंडक्ट करवाते हैं। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसके बारे में ना कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लिखा नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द कोलिजियम एदर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन सक्सेसिव अमेंडमेंट्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था, इसके बाद जितने अमेंडमेंट्स आया है उसमें भी कोलिजियम सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया है। अब ये जो न्यूज आया है डेडलॉक बिटवीन कोलिजियम मेंबर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि उन जजेस को, मतलब जो अपोज कर रहा है सीजीआई इस प्रपोजल को, उनको पर्टिकुलर जजेस को एलिवेट करने से प्रॉब्लम है। उनका कहना यह है दैट द डिसीजन ओवर नेम्स ऑफ जजेस फॉर द अपॉइंटमेंट टू द अपेक्स कोर्ट कैन नॉट बी डन बाय सर्कुलेटिंग ए प्रपोजल।
केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक प्रपोजल सर्कुलेट करने से एलिवेशन नहीं हो सकता, इसके लिए एक फॉर्मल मीटिंग होना चाहिए, बेसिकली एक कोलिजियम मीटिंग होना चाहिए। बेसिकली वो प्रोसीजर के खिलाफ है। उनका कहना यह है अभी तक ऐसे नहीं हुआ है, तो जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा था वही फॉलो करना है। साथ साथ में टाइमलाइन ऑफ कोलिजियम सिस्टम भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने शायद फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस के बारे में सुना होगा। इन 3 केसेस के थ्रू अभी का जो कोलिजियम सिस्टम है ना, वो सेटअप हुआ था। फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1981 में। उस टाइम पर कोई कोलिजियम सिस्टम नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेम्स रिकमेंड करते थे गवर्नमेंट को, और it was declared that the primacy of the Chief Justice of India's recommendation on judicial appointments and transfers can be refused for cogent reasons. अगर कोई strong reason है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन को रिफ्यूज भी कर सकता था। एंड द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 12 years। तो बेसिकली 1981 से लेकर 1993 तक एग्जीक्यूटिव का प्राइमेसी था ओवर जुडिशरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नाम रेकमेंड करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस नाम को रिफ्यूज भी कर सकता था, कोई ना कोई एक कोगेंट रीजन या फिर स्ट्रॉन्ग रीजन कोट करके। फिर 1993 में होता है सेकंड जजेस केस। इसमें यह बोला गया दैट कंसल्टेशन रियली मेंट कंकरेंस। इसका मतलब क्या है? देखिए, बेसिकली सेकंड जजेस केस 1993 के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ पावर्स दिया गया ऑन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, पर यह बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप जजेस का नाम रिकमेंड नहीं कर सकते, उन्हें 2 और सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली सेकंड जजेस केस के थ्रू ये कोलिजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, पर यह था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड कंसल्टेशन का मतलब होता है कंकरेंस। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस जजमेंट के थ्रू यह बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले रहा है, वो 2 और सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करके, बात करके नेम्स को रिकमेंड कर रहा है। और ये कंसल्टेशन का मतलब है वो 2 जजेस का कंकरेंस भी है, उनका अप्रूवल भी है। फाइनली थर्ड जजेस केस 1998। अब आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे केसेस कहां से आ गया? देखिए, बात यह है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों, पहले क्या होता था? केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते थे किनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था ना। आप खुद सोचिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पर्टिकुलर जज पसंद नहीं है तो उनका नाम वो रेकमेंड नहीं करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वो सिस्टम के अगेंस्ट चैलेंजेस पहुंचता था सुप्रीम कोर्ट में। फिर जाके सेकंड जजेस केस का जजमेंट हुआ, उसमें बोला गया केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ डिस्कशन हो रहा है, कंसल्टेशन हो रहा है, उनका कंकरेंस लिए जा रहा है, तब भी ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले एक आदमी का डिसीजन था, अब 3 हो गया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। फिर से सिस्टम के अगेंस्ट चैलेंजेस आने लगा। फाइनली थर्ड जजेस केस का जजमेंट हुआ। अब देखिए, एक बात मैं बताऊं, ये जो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, ये मैं एक कॉमन टर्म बोल रहा हूं। वैसे काफी सारे केसेस का एक कॉमन नेम दिया हुआ है। वैसे अगर आप केस का नाम देखोगे तो कई सारे केसेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड जजेस केस में जजमेंट आया that the consultation process to be adopted by the Chief Justice of India requires consultation of a plurality of judges। केवल 2 जजेस के साथ नहीं, 4 जजेस के साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। समझ गए? तो अभी का जो सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम है, ये थर्ड जजेस केस से एवॉल्व हुआ है। एंड द सोल ओपिनियन ऑफ CJI डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। The court held that recommendation made by the Chief Justice of India without complying with the norms and requirements of the consultation process is not binding on the government। तो क्या बताया गया? CJI का जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करता, कोलिजियम का जो ओपिनियन है वो मैटर करता है। अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रॉपर नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करते हैं तो वो प्रोसेस गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम का जो नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर ठीक तरह से कंसल्टेशन नहीं हुआ 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, तो वो डिसीजन या रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो इससे आपको क्या पता चल गया? अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेट करोगे
तो आपको इसीलिए पता चल जाएगा। अगर कोलिजियम के 2 जजेस भी अपोज करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो जो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।